नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत की खबर। मैं हूं सौरभ शर्मा और हमारे साथ हैं इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर। आज शुद्ध चुनावी बात करेंगे आपके साथ, देवेंद्र के साथ, और खास तौर पर उन दो राज्यों की जहां पर भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा रही है, वो है बंगाल और असम। इसलिए हमने पीछे नाम दिया है भाजपा का नारा, बंगाल असम हमारा। लेकिन क्या वाकई बंगाल और असम बीजेपी की तरफ जा रहे हैं? असम के बारे में तो ज्यादातर लोग ये मानते हैं, बंगाल की लड़ाई लेकिन बहुत ज्यादा कांटे की और बहुत ज्यादा मुश्किल दिखाई दे रही है इस वक्त। और आप अगर दोनों तरफ के बयान देखें तो ये लगता है कि किसी भी हद तक जाकर इस चुनाव में जीत हासिल करना दोनों ही पार्टियां इसमें कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही हैं। तो पहले हम बात करेंगे बंगाल की और बंगाल में बीजेपी की स्ट्रैटेजी की। पिछली बार से क्या अलग इस बार भाजपा कर रही है कि वो पिछली बार से अलग नतीजे भी अपेक्षा करे? देवेंद्र। और पिछली बार सौरभ अगर देखें तो चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी ने गहन मंथन किया कि कहाँ कहाँ क्या क्या चूक हुई, और उसके बाद से ही उस इलेक्शन पे काम करना शुरू कर दिया था। इस बार के इलेक्शन पे काम करना शुरू कर दिया था। और इस बार जब इलेक्शन की तैयारी फुल फ्लेज शुरू की गई तो उसमें उस एक एक बिंदु का ध्यान रखा गया था। पिछली बार बीजेपी ने एक बड़ी गलती ये की थी कि बंगाल के विधानसभा चुनाव को बंगाली वर्सेस बाहरी, जो कि ममता बनर्जी जिसको करना चाहती थी, पीके की एकदम से लाइन थी वो, उस लाइन को बीजेपी ने बढ़ाने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। होता क्या था कि जैसे ममता बनर्जी किसी चीज़ पे बोल रही हैं या टीएमसी के लीडर कुछ बोल रहे हैं तो तुरंत से कैलाश विजयवर्गीय, जो कि बीजेपी के चुनाव प्रभारी थे, वो बोलते थे, या राष्ट्रीय स्तर के दूसरे जो नेता हैं या दिल्ली में बैठे जो दूसरे नेता हैं वो उस पर बयान देना शुरू कर देते थे। और वहाँ पर फिर बंगाली मीडिया में लगातार ये चलता था कि ममता बनर्जी ने ये कहा, केंद्र के इस मंत्री ने ये कहा, या कैलाश विजयवर्गीय ने ये कहा, या इस तरह के जो भी बंगाल से बाहर के नेता हैं। उस नैरेटिव को ममता बनर्जी ने खूब इन्फ्लेट किया, खूब बढ़ाया, ताकि बंगाल के लोगों को ये समझ में आए। जब वो ये कह रही हैं कि ये बाहरी लोग हैं, ये उसमें आपको ध्यान हो गया ममता बनर्जी कहती थी कि ये सोनार बंगला बनाने नहीं, बंगाल के लूटने आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें चिपकनी शुरू हो जाती थी। जब बाहरी नेता बोलते थे, ज़्यादा बयान देते थे, तो ममता बनर्जी की बात को बहुत सटीक लगता था। अगर आपको ध्यान हो तो उस इलेक्शन में ममता बनर्जी ने किसी भी नेशनल मीडिया को कोई इंटरव्यू नहीं दिया था। पीके की एकदम से स्ट्रेटजी थी कि सब कुछ बंगाली मूड के हिसाब से ही होना है और उसी मूड में हमें खेलना है। जबकि बीजेपी के नेता एकदम राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय मीडिया, राष्ट्रीय मूड, राष्ट्रीय चीज़ों के हिसाब से कर रहे थे। तो वो एक बड़ी गलती थी। इस बार के इलेक्शन में अगर आप देखें तो बीजेपी के जो वहाँ पे प्रभारी हैं, चाहे सुनील बंसल की बात कर लें या भूपेंद्र यादव की बात कर लें या अभी धर्मेंद्र प्रधान को भी लगाया गया है, ये सब कोई पर्दे के पीछे से रहकर इलेक्शन को पूरी तरह से फेस वही है जो बंगाल के नेता हैं। फेस शुभेंदु अधिकारी बोलेंगे, फेस सुकांता मजमूदार बोलेंगे, और सौमिक भट्टाचार्य बोलेंगे, दिलीप घोष बोलेंगे, लेकिन कोई भी मसला होगा तो डोमिनेंट रूप में इन्हीं लोगों को बोलना है। आज जैसे अगर आप देखें सौरभ कि जब लिएंडर पेस की ज्वाइनिंग हुई, टेनिस स्टार लिएंडर पेस बीजेपी में आ गया, तो दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में ज्वाइनिंग हो रही है। बीजेपी के जो चीफ स्पोक्स पर्सन और मीडिया हेड हैं अनिल बलूनी, उन्होंने ये कहा कि सुकांता मजमूदार जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, कल रात ही उनको बंगाल जाना था दिल्ली से, फिर वो फ्लाइट कैंसिल हुई, फिर आज सुबह जाने का उन्होंने तय कर रखा था, लेकिन लिएंडर पेस के चलते उनके कार्यक्रम को रद्द कराई पार्टी ने तब, जबकि बंगाल में उन्होंने ऑलरेडी एक प्रोग्राम रखा था आज का, सिर्फ इस लिहाज से कि एक बंगाल का नेता होना चाहिए अगर लिएंडर पेस ज्वाइन कर रहे हैं तो। और अनिल बलूनी ने बाकायदा प्रेस हॉल में अनाउंस किया कि पहले सुकांता मजमूदार बंगाली में बोलेंगे, उसके बाद बाकी बातचीत होगी। आपकी बात को आगे बढ़ाऊं मैं, ये जैसे बंगाली बनाम बाहरी, जो पिछली बार ममता बनर्जी ने बड़ी कामयाबी से इस कार्ड को खेला, वो इस बार भी पूरी कोशिश कर रही हैं, बल्कि पिछली बार से ज्यादा डेस्परेट दिखाई दे रही हैं वो इस पर नैरेटिव को ले जाने के लिए। जैसे उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता में अगर आएगी तो ये माछ भात बंद कर देगी, आपको मछली खाना जो है आपका बंद कर देगी, आपका खान पान, आपका घर, सब कुछ छीन लेगी। फिर उन्होंने कहा कि ये फर्जी वोटर जोड़े जा रहे हैं, तो ये फर्जी वोटर सब बंगाल के बाहर के हैं, ये यूपी, बिहार के, हरियाणा के लोग हैं जिनको यहाँ पर वोटर भारतीय जनता पार्टी बना रही है, ये भी बंगाली बनाम बाहरी। और तो और वो इस हद तक चले गए उनके पार्टी के नेता की बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा गया कि बंगाल के इतने लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में काला पानी की सजा भुगती, मुझे बताइए कौन से एक गुजराती ने भी काला पानी की सजा की? ये सब, और इस पर जो देवेंद्र कह रहे हैं, इस पर दिल्ली से कोई रिएक्शन नहीं गया। बिल्कुल सौरभ, अगर पिछले बार के इलेक्शन में देखें तो बीजेपी के बयानों की बाढ़ आ गई होती, वहाँ पे टीएमसी के नेताओं ने सब कुछ कहा होता और यहाँ से पता नहीं किन किन केंद्रीय मंत्रियों ने क्या क्या कुछ बोला होता। इस बार एकदम कॉशस, जैसे ही मार्च भात, जो कि एक तरह से प्रदेश का राष्ट्रीय भोज कह सकते हैं वहाँ पे, वो स्टेटमेंट आया, सुकांता मजमूदार
तुरंत इन्होंने उस इलाके में जिधर ममता बोल के आई थी वहाँ पे एक कार्यक्रम रखा था आज के लिए, और वहाँ पर मछली और चावल का ही प्रोग्राम रखा गया था। मतलब सीधे एक्शन में आपको दिखा देना है, और कौन दिखा रहा है? वो बंगाली ही दिखा रहा है। उनको कई कैंडिडेट तो मछली हाथ में लेकर प्रचार में जा रहे हैं बीजेपी के पूरा, और वो एकदम से ये दिखाते हुए कि देखो भाई सब लेकिन फिर कुछ। मुझे इस पे एक बात समझ में नहीं आई। मैं ये मानता हूं कि ये ममता बनर्जी का ये कहना, ये सब डेस्परेट है। मतलब जब आदमी को लगता है ना कि भाई आप कुछ भी करो लेकिन बस सत्ता हाथ से जाए ना, तब वो ऐसी इलॉजिकल बयान देता है, वरना कौन आके माछ भात बंद कर देगा। या उन्होंने उनका ये कहना कि अगर मैं ना होती तो बीजेपी 5 करोड़ लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा देती। कुल 7.5 करोड़ वोटर है, उसमें से वो कह रही हैं कि 5 करोड़ नाम काट देती। बीजेपी ऐसे इलॉजिकल बातों का भी क्यों जवाब क्यों दे रही है? मतलब ये क्यों मछली हाथ में लेके प्रचार नहीं, वो बहुत ज़रूरी सौरभ इस लिहाज से है कि ऐसा ना हो कि बंगाल क्योंकि बहुत ज़्यादा शिक्षित समाज वहाँ नहीं है, खासतौर पर ग्रामीण इलाके में, तो इलेक्शन के समय में इस तरह के भ्रम बहुत ज़्यादा फैलते हैं। तो वहाँ पर बीजेपी उसी से काउंटर करा रही है, उसी लेवल पे काउंटर करा रही है कि जो भी तुम हमारे ऊपर आरोप चिपकाओगी उसका तो काउंटर हमारे पास है। हम जो आरोप तुम्हारे ऊपर चिपका रहे हैं कि तुमने नौकरी नहीं दी, तुमने 7वां वेतनमान नहीं दिया, तुमने कुशासन कर रखा है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, उसका कोई ठोस जवाब आपके पास है नहीं। अगर उन सारे चीज़ों को अगर बीजेपी वाले चुप रह जाएं तो गलती लगेगा कि अच्छा बीजेपी पे ये चिपक रहा है, क्योंकि सनातन की बात बीजेपी बहुत ज़्यादा करती है, तो आमतौर पर सनातन से शाकाहार चिपकता है। तो उस कंडीशन में बंगाल में ये भ्रम ना हो जाए, तो वहाँ पर बीजेपी के लिए बहुत जरूरी था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुकांता मजूमदार ने तो बाकायदा बड़ा कार्यक्रम आज तय कर रखा था, फिर आगे वो करेंगे माछ भात का। हाँ, कि वो हर चीज़ जो कि बंगाली कल्चर, बंगाली प्राइड, बंगाली स्मृति के साथ जुड़े हुई है, उसमें बीजेपी भी उसी टर्फ पे खेल रही है। ठीक है, हम बात ये कर रहे हैं कि पिछले इलेक्शन से क्या सबक बीजेपी ने लिया और इस बार वो क्या अलग कर रही है। तो एक बात ये कि इस चुनाव को बंगाल बनाम बाहरी तो किसी सूरत में भी नहीं जाने देना है। दूसरा, पिछली बार इलेक्शन में ये सुनने में आता था कि कई सीटों में, कई जगहों पर बूथ ऐसे हैं जहां बीजेपी का वर्कर ही नहीं है, जहां बीजेपी का पोलिंग एजेंट ही नहीं है, जमीन पर बीजेपी नहीं है। इस बार क्या स्थिति है? बिल्कुल सौरभ, वो एक बड़ी कमी थी, और उस कमी को दूर करने के लिए बीजेपी ने पिछले इलेक्शन में ज़्यादा सहारा लिया था माहौल बनाने का, कि बहुत माहौल बनाया जाए कि बीजेपी आ रही है, और धूम धड़ाका प्रचार, बड़े बड़े बयान, उसके मार्फत वोटर्स को खींच के लेके आया जाए। उसके बाद जब बीजेपी को ये समझ में आया कि ये तो लॉन्ग रन में काम नहीं करता, तो ज़रूरी है कि आपके बूथ पे मैनेजमेंट ठीक रहे। शुवेंदु अधिकारी को अगर इतनी ज़्यादा प्रमुखता बीजेपी ने दी पश्चिम बंगाल में, तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही थी कि शुवेंदु इसके मास्टर माने जाते हैं कि बूथ मैनेजमेंट आपको कैसे करना है। अच्छा। और पूरे बंगाल में घूम घूम के उनको टास्क ही यही दिया गया था। जैसे शुवेंदु ममता बनर्जी के हिसाब से देखें तो उस रूप में कुशल वक्ता नहीं है, उस तरह में वो बात नहीं करते, लेकिन इलेक्शन फाइट करना उनको आता है, बूथ मैनेजमेंट उनको आता है, और अपने लोगों को चार्ज करना आता है। तो इन सारे काम को पहले प्रदेश के सहारे उनसे कराया गया। उसके बाद जैसे ही सुनील बंसल को जिम्मेदारी दी गई पश्चिम बंगाल की, तो सुनील बंसल, अगर आपको ध्यान हो कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2017 का विधानसभा चुनाव में जो बीजेपी को चमत्कारिक सफलता हासिल लगी, उसके पर्दे के पीछे सुनील बंसल थे, जो कि अमित शाह के निर्देश पे एक एक बूथ को मैनेज करते थे, एक एक वोट वो काउंट करते हैं। अच्छा, सिर्फ बूथ नहीं, एक एक वोट, कि किस तरह से आपको जोड़ना है, अगर नहीं जुड़ रहा है तो क्या कमी है, उसके लिए किसको लगाना है, क्या कुछ करना है। तो उस तरह की प्लानिंग करके बंगाल के हर बूथ को बीजेपी ने मजबूत करने की कोशिश की है, खासतौर पे वो बूथ छोड़ के जहाँ पर मुस्लिम डोमिनेटेड बहुत ज़्यादा हो। तो बीजेपी ने अपना फोकस, ऊर्जा वहाँ पे ज़्यादा लगा रही है जहाँ से उसको रिजल्ट की उम्मीद है। ठीक है। दूसरी चीज़ सौरभ, दूसरा चीज़ जो किया जा रहा है कि जो चुनाव प्रभारी है भूपेंद्र यादव, तो जो बंगाल का मूड और बंगाल का सेंटिमेंट पकड़ने की पूरी कोशिश नज़र आ रही है बीजेपी की रणनीति में, कि उसी बंगाल के मूड के हिसाब से बीजेपी को लेकर चलना है। सॉफ्टवेयर के मार्फत एक सेंटिमेंट एनालिसिस का उन्होंने एक एप्लीकेशन तैयार कर रखा है, और पिछले 3-4 महीने में पर डे बंगाल के लोगों के जो सोशल मीडिया पे जो पोस्ट आते हैं, जैसे रीजनल मीडिया पे जो चल रहा है या अखबार में जो चल रहा है, जिस पे जो ट्रैक्शन मिल रहा है, उस सब के की मैपिंग करके उसके आधार पे देखा जाता है कि बंगाल का मूड क्या, लोगों के बीच में बस किन बातों का है, क्या ये सोच रहे हैं, क्या ये चाह रहे हैं, यूथ क्या चाह रहा है, महिलाएं क्या चाह रही हैं, बुजुर्ग क्या चाह रहे हैं, और उसके हिसाब से इनका मूड क्या है, इनका सेंटीमेंट क्या है। तो उसको सेंटीमेंट एनालिसिस करके उन्होंने उसका इस्तेमाल ही किया है, और फिर ये अपना नैरेटिव उसके हिसाब से आगे बढ़ाते हैं। जैसे एकदम से इन लोगों को समझ में आया कि बंगाल में जो रिक्त पद हैं वो वहाँ पे लोगों को बहुत पसंद आएगा, युवाओं को पसंद आएगा, यूथ एक ताकत है टीएमसी का, तुरंत से उसको अमित शाह ने जाकर उसका अनाउंस कराया। और अमित शाह से अनाउंसमेंट कराने का मकसद सौरभ सिर्फ यही था कि अमित शाह के बारे में तो छवि है ना कि जो कहते हैं वो करते हैं, तो उस रूप में कि, और उसका एक वीडियो क्लिप निकाल के सौरभ, आपको अगर वो क्लिप देखेंगे
तो पूरा क्लिप शोरील 1-1.5 मिनट का जैसे बनाया जा रहा है, तो पूरा बंगाली में होगा और छोटा सा अमित शाह का वो वाला बयान सीधे हिंदी में वो पैच है। ऐसे ही दूसरी चीज़ कि 7वें वेतनमान वहाँ पे लागू नहीं है। अब वहाँ पे सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत ज़रूरी था, अमित शाह ने उसका अनाउंसमेंट किया, उसको लगे क्लिप घर घर में पहुँचाया जा रहा है अलग अलग मार्फत से। अब इस बार आपने देखा होगा कि टीएमसी के लोगों ने पुलिस की शिकायत की थी जिस दिन पीएम की रैली थी, क्योंकि वो पुलिस वाले भी सरकारी कर्मचारी हैं। 18 से 20 लाख पूरी सरकारी कर्मचारियों की अगर बात कर लें तो हैं, जिनमें पुलिस का भी एक हिस्सा है। तो उतने फैमिली तक आपने उन लोगों को भी एक मैसेज दे दिया कि अगर हमारी सरकार आएगी तो ये आपके बेटरमेंट के लिए भी है। तो वहाँ पर थोड़ा सिंपैथी तो आप ट्रैक्शन में आ ही जाता है। तो ये सारी चीज़ें जिसको आप माइक्रो मैनेजमेंट कह सकते हैं वो कर रही है। 3 बातें आपने बताई अभी तक, पिछली बार से अलग इस बार सोच बीजेपी की। एक, आपने कहा कि इसको किसी भी तरह बंगाली वर्सेस आउटसाइडर नहीं होना। दूसरा, आपने कहा माइक्रो मैनेजमेंट, बूथ तक जाना, जो पिछली बार नहीं गए थे, इस बार वो जिम्मेदारी शुभेंदु अधिकारी बखूबी निभा रहे हैं। और तीसरा, आपने कहा कि बंगाल का मूड समझ के ही करना है जो करना है। ये 3 बातें। एक जो चीज पिछली बार बीजेपी ने जिसको नुकसान दिया था वो था डर, और वो वायलेंस हुई भी थी चुनाव के बाद बीजेपी सपोर्टर्स के खिलाफ। और इन 5 सालों में हमने कई बार ये लोगों से सुना जो बंगाल जाते थे, एक तो बार बार आवाज उठती थी राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाते, या सेंटर से बीजेपी ने कुछ क्यों नहीं किया, केंद्र में आपकी सरकार है। क्या बीजेपी के वोटर और कार्यकर्ता इस बार बेखौफ हैं? अब बीजेपी और आरएसएस दोनों के हिसाब से अगर देखें, आरएसएस भी वहाँ पे ग्राउंड पे काम करती है, तो दोनों के हिसाब से देखें सौरभ, तो पिछले इलेक्शन के बाद आरएसएस ने भी अपने स्वयंसेवकों की जो प्रताड़ित थे उनकी मदद की थी, बीजेपी ने भी मदद की। बीजेपी ने लगभग की होगी 25-30 हज़ार के आसपास, आरएसएस ने शायद 3-4 हज़ार के आसपास लोगों की मदद की थी। लेकिन वो मदद तो उनको मिली जो कि सीधे सीधे प्रताड़ित हुए, जो उस डर में रहे, उसके लिए तो आप कुछ नहीं कर सकते थे, उन तक आप पहुँचे नहीं। वो डर, वो चैलेंज इस बार भी है। इस बार भी अगर बंगाल के चुनाव की अगर आप बात करें सौरभ, तो 2 चैलेंज बीजेपी के लिए बड़ा है। ख़ास तौर पे माइनॉरिटी वोट, जो वैसी विधानसभा सीटें हैं, अगर माइनॉरिटीज़ ने गवर्नेंस, डेवलपमेंट, ये सब सारे इशूज़ को दरकिनार करके सिर्फ इस आधार पर एग्रेसिवली वोट किया कि किसी हाल में बीजेपी को सत्ता में आने नहीं देना है, तो फिर वो बीजेपी के लिए चैलेंज होगा। पिछली बार लगभग 140 सीटें ऐसी जो थी, उनमें 80% पे टीएमसी की जीत हुई थी, जहाँ साइजेबल मुस्लिम वोट, जहाँ साइजेबल मुस्लिम 25% से ज़्यादा जहाँ पे थे। तो अगर उस, क्योंकि एक तो उनका परसेंटेज प्लस वोटिंग परसेंटेज उनका और ज़्यादा हो जाता है अगर वो एग्रेसिवली वोट करें कि किसी हाल में बीजेपी को रोकना है। तो बीजेपी की कोशिश ये है कि उसी लिहाज से पोलराइज करने वाले स्टेटमेंट नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी एक मान के चल रही है कि जो हिंदुत्व का फीलिंग होना चाहिए, फ्लेवर होना चाहिए इलेक्शन के लिए, वो बांग्लादेश में जो घटनाएँ हुई, उन घटनाओं का ऑलरेडी बंगाल पे असर है, उसके चलते वो रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा उस तरह की बातें की जाएं तो फिर दूसरे तरफ काउंटर पोलराइजेशन ज़्यादा एग्रेसिव हो सकता है, इसलिए बीजेपी वो बढ़ रही है। मुसलमान एकजुट ज़्यादा होगा, हिंदू रिवर्स पोलराइज उतना नहीं होगा। उस रूप में बंगाल में नहीं होता है, बाकी जगह भी जाए वहाँ पे नहीं होता है, तो वो एक चैलेंज है। और दूसरा चैलेंज सौरभ ये कि डर ये ज़रूर है, और कई लोग ये कह रहे हैं वहाँ पे, बीजेपी के समर्थक भी, कि अगर ये दिखेगा कि ममता बनर्जी आ रही हैं तो फिर हम क्यों वोट करने जाएंगे। हमें तो ये पता है ना कि आज अगर हमने वोट कर दिया तो रात में हमारे साथ क्या होगा, कल हमारे साथ क्या होगा। सेंट्रल फोर्सेस तो उसी दिन रहेगी, बूथ पे रहेगी, तो कल परसों रहना तो हमें यही है। तो इस डर को बीजेपी तभी काउंटर कर सकती है जब जनरल मूड ये दिखना शुरू हो जाए कि ममता बनर्जी अब पिछड़ रही जा रही है। हाँ, मतलब बीजेपी को ये इंप्रेशन लोगों में देना है कि हम आ सकते हैं या हम एकदम आ रहे हैं, ओके, तो फिर वो वोट परसेंटेज बढ़ेगा। अगर बीजेपी इस डर को खत्म नहीं कर पाई तो फिर उसके लिए ये इलेक्शन जो इलेक्शन कमीशन इस बार जितना सख्त है बंगाल में, और ऑब्वियसली टीएमसी को पसंद नहीं आ रहा, वो उसको बहुत बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। वो तो टीएमसी को एजेंट बताते हैं बीजेपी को, मतलब नौबत गाली गलौज तक चली गई है, अब तो ऐसी हालत हो गई है। और बड़े पैमाने पे ट्रांसफर्स, 250 के करीब जो हैं अभी निचले लेवल के अधिकारी, पुलिस के अफसर जो हैं, दर्जनों बीडीओ, ये ट्रांसफर्स अभी भी हुए हैं। कुल मिला के टीएमसी का दावा है कि 400 सरकारी अफसर के ट्रांसफर जो हैं चुनाव आयोग ने किए हैं। इसी के लिए है, ये इसी डर को हटाने के लिए निश्चित तौर पर सौरभ, और खास तौर पे जिन जिन अधिकारियों के नाम रख के अगर शिकायत जारी है तो इलेक्शन कमीशन को वो करना ही होगा, इस रूप में कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है, तो उनको आप साइड किए बिना नहीं कर सकते। और बहुत सारे अधिकारी तो खुले तौर पे जिस रूप में सपोर्ट करते हैं सौरभ, और ये बात तो कोई छिपी हुई नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं होनी चाहिए। दूसरे तरफ से अगर आप देखें तो ममता बनर्जी भी अपने अधिकारियों के लिए जिस रूप में जाके खड़ी होती हैं, वो ये नहीं समझ में आता है कि एक मुख्यमंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री चाहेगा कि उसके यहाँ की नौकरशाही को एक सम्मान मिले या गरिमा के साथ, उसके अधिकार के साथ बातचीत हो, लेकिन ममता बनर्जी तो एकदम पर्सनल लेवल पे जाती हैं। तो वो सीधे, मतलब ये है कि पर्सनल इक्वेशन बना के आप पर्सनल इस्तेमाल करती हैं जब अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए। तो चुनाव के समय इलेक्शन कमीशन की कोशिश है कि उसको क्लीन रखा जाए,
और ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे गुजरात के लोगों को ले जाके वहाँ पे लगा दिया जा रहा है, एक SHO को हटाया जा रहा है तो दूसरे को लेके आया जा रहा है जो कि वहीं से है, वहीं का होगा। हाँ, लेकिन वो शिकायत निश्चित तौर पे ममता बनर्जी का है। और हो ही जाता है ना सौरभ कि ये तो बहुत सी आदर्श स्थिति होगी ना कि अगर ममता बनर्जी सरकार में हैं तो उनके हिमायती अधिकारी ना हो जिनका लगातार इस्तेमाल किया जाता है, तो बहुत सी आदर्श वाली स्थिति है कि ऐसा नहीं होगा, आप निष्पक्ष अधिकारी रख के आप काम कराती थी। तो अगर इलेक्शन कमीशन अधिकार के तहत वो कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी उसमें कुछ नहीं कर, सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन के उस अधिकार को कभी चैलेंज ही नहीं किया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का मकसद, अच्छा इलेक्शन कमीशन अपने अधिकारी तो वहाँ नहीं भेजता, दिल्ली में निर्वाचन सदन में कितने लोग बैठते हैं, 450 के आसपास, तो वो तो वहीं के अधिकारियों को इस्तेमाल ये तो कलकत्ता हाईकोर्ट ये मामला TMC के सांसद लेकर के गए कि ये इतने सारे ट्रांसफर चुनाव आयोग कर रहा है, उसको खारिज कर दिया उस अपील को। उसमें तो कोई दम ही नहीं है। SIR वाला इशू सौरभ जरूर ये है कि अभी क्योंकि वेडनेसडे को इसमें सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें देखना होगा कि क्या होगा, क्योंकि जैसे 60 लाख जिनको लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में किया गया, उनमें से लगभग 40 लाख के आसपास ने वहाँ पे रीच आउट किया। उन 40 लाख में कितने के कटे, ये फिगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं है। ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि उसमें का 40% शायद उनको सेटिस्फाई कर ना पाएँ। अब बाकी जो समय है सौरभ, क्योंकि जिस दिन पहले फेज का नॉमिनेशन होगा उससे 10 दिन पहले की जो लिस्ट आ जाती है उस फेज के लिए फाइनल वही होता है। तो उस कंडीशन में इतने कम समय में अगर आप मान लीजिए यहाँ से नहीं हो रहा है, ट्राइब्यूनल में आप जा रहे हैं, ट्राइब्यूनल में लंबा वक्त लगेगा, मतलब इनकी अपील का फाइनल निपटारा होना चाहिए नॉमिनेशन की डेट से 10 दिन पहले तक। हाँ नहीं, नॉमिनेशन की डेट से 10 दिन पहले फाइनल लिस्ट आ जाती है इलेक्शन कमीशन, मतलब उससे और भी पहले हो जाना चाहिए। तो उस कंडीशन में उन वोटर्स का क्या, वो एक फेयर चीज़ है, क्या उसमें किस तरह वोट करेंगे, खासतौर पे तब जो डिस्क्रिपेंसीज जो देखी गई सौरभ, उसमें पहली बार इलेक्शन कमीशन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया है और जो कि बंगाली से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करता है। अब मान लीजिए औमित्र नाम है, तो औमित्र जिसका एक उदाहरण भी दिया गया था TMC के द्वारा, वो जेन्युइन उदाहरण समझ में आ रहा था कि बहुत कॉमन नाम है बंगाली में, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको O- मित्र कर दे रहा है, तो नाम अर्थ का अनर्थ निकल गया, फिर उसमें तो विसंगति आ जाएगी और वो लॉजिकल एरर में चला गया। तो इस तरह की चीजें ना हो, वो एक बड़ा चैलेंज जरूर चुनाव आयोग तो के सामने इसमें तो दोनों को, इसका खतरा तो दोनों को होगा, बीजेपी को भी होगा निश्चित तौर पे। उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या जानता है कि कौन सा वोटर किसका है, उसमें तो बीजेपी के लिए भी, इसलिए बीजेपी ने अपने संगठन को बहुत ज्यादा सक्रियता से लगाया। जैसे जितने वोट मुस्लिम को कटने के आ रहे थे, उसी हिसाब से मथुरा संप्रदाय के लोगों के भी कटने के आ रहे थे, जो कि हार्डकोर बीजेपी के सपोर्टर हैं। ठीक है, तो उन सारी चीजों को बीजेपी ने अपने संगठन के मार्फत कराया। TMC का भी कैडर बहुत प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल इस रूप में कह रहा हूं कि उनके आर्थिक हित जुड़े होते हैं, तो एग्रेसिवली काम करते हैं। इस काम में कितना उनको लगाया गया है ये नहीं पता। तो फाइनली अब क्योंकि फिर आगे असम की बात भी करेंगे, तो बंगाल को लेकर के अभी क्या मूड है, भारतीय जनता पार्टी कितनी कॉन्फिडेंट है? बंगाल में बीजेपी इस बार, आप पिछले के इलेक्शन देख लें, चाहे कोई भी लोकसभा रहा हो या विधानसभा रहा हो, इस बार सबसे ज़्यादा आत्मविश्वास से लबरेज नज़र आ रही है। बहुत कमांड में नज़र आ रही है, बयानों और दावों में बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं की जा रही हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस वो नज़र आ रहा है। वो जैसे ऑफ रिकॉर्ड अगर आप बातचीत करें तो वो एकदम से वो ये दिख रहा है कि, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम आ जाएंगे या ये कह रहे हैं हम आ सकते हैं? नहीं, वो ये कह रहे हैं कि हम इस बार आ रहे हैं। हाँ, हम इस बार आ रहे हैं, हम लोग बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ रहे हैं, इस बार हम आ रहे हैं, हमने अपने सारी कमियों को चेक कर लिया है और अभी तक जो चीज़ें चल रही हैं वो हमारे हिसाब से चल रही हैं, हम इस बार इस इलेक्शन में आ रहे हैं। चलिए, ये तो वही बंगाल की बात है। असम की बात कर लेते हैं। असम में मैं ज़्यादातर पोल पंडित्स को भी सुन रहा हूँ, तो कोई मुझे ये कहने वाला तो अभी तक नहीं दिखा कि बंगाल में, असम में जो है कांग्रेस इस चुनाव में आ सकती है। सब यही कह रहे हैं कि हेमंत बिश्व शर्मा की टक्कर में इस गौरव गोगोई जो है वो कहीं खड़े हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन 10 साल से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहाँ तो बंगाल से भी ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, लगभग 40% मुस्लिम आबादी वहाँ पर है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्यों इतनी कॉन्फिडेंट है, क्यों इस 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी 40% मुस्लिम वोट के बावजूद कांग्रेस के लिए ऐसी बात नहीं की जा रही? उसके पीछे वजह सौरभ ये है कि ये जो 40% लगभग आबादी है ना, जिसमें से कई डिस्ट्रिक्ट तो ऐसे हैं जिसमें से धुबरी की बात कर लें तो 79-80% तक हैं, वो 6-7 जिलों में ही कॉन्सेंट्रेटेड हैं। 6-7 जिलों में 7 जिले अगर आप देख लें तो उन 7 जिलों के हिसाब से अगर आप देखें तो लगभग 25 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिन पे ये असर डालते हैं। बाकी में खासतौर पर अपर असम की बात कर लें तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं हैं। और हेमंत बिश्व शर्मा के पास जो एक टिक पॉइंट होना चाहिए ना इलेक्शन जीतने के लिए, उसको अगर आप टिक करना शुरू करें तो लगभग सब में वो आपको प्लस करते नजर आएंगे। व्यक्तिगत लोकप्रियता बहुत अच्छी,
सरकार का काम बहुत अच्छा, केंद्र सरकार का सपोर्ट बहुत अच्छा। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में तो बहुत अच्छा, मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ कि वो विजिबल रहता है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आपको देखेंगे कि बड़े बड़े फ्लाईओवर, अच्छे नेशनल हाईवे की सड़कें हैं, तो वहाँ लोगों को ये समझ में आएगा ना कि हमारे यहाँ काम हो रहा है। आप कितना भी कहेंगे कुछ काम नहीं हुआ, वो तो दिख रहा है। अब कांग्रेस पार्टी वहाँ के वीडियो को, हेमंत विश्व शर्मा के डाले गए वीडियो को, कांग्रेस उनके समर्थक ये कहें कि AI के वीडियो मुख्यमंत्री डाल रहे हैं, और बाद में उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि नहीं ये तो बना है। वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी गए वहाँ पे, जिस ब्रिज पे वो चल के दिखाया। तो ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो कि इलेक्शन में जिनको आप सेल करते हो कि हमने डेवलपमेंट किया। दूसरा, पोलराइजेशन करने के एकदम से हेमंत विश्व शर्मा माहिर आदमी, और पोलराइजेशन में भी वो मुस्लिम में भी एक कर देते हैं। जब मियाँ मुस्लिम की बात करते हैं तो वो सिर्फ जो बांग्लादेश से आए हैं उनको लेके, तो बंगाल में किसी भी रोष रहता है, वहाँ के मुसलमानों के अंदर भी ये रोष होता है, हिंदुओं में तो होता ही होता है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बहुत आसानी से पकड़ रखी हैं। और जो गौरव गोगोई कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे, उनके ऊपर उन्होंने इलेक्शन से पहले ही, इलेक्शन की तारीख के अनाउंसमेंट से पहले ही इतना बड़ा आरोप लगा दिया कि पाकिस्तान वाला, पाकिस्तान कनेक्शन, कि वो एकदम नीचे तक वो ले जाके वो उन्होंने इस काम को किया। तो वहाँ पर बहुत दूसरा, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का छोड़ के आ जाना इलेक्शन से पहले, अगर दो बड़े नेता छोड़ के आए, उसका नुकसान बीजेपी में भी रहता है कि बीजेपी का अपना वर्कर जैसे उस बात को लेकर नाखुश होगा उस सीट पर अगर आ जाए तो। लेकिन बीजेपी का जो सिस्टम है, जो ढांचा है ना, ऐसी नाखुशी को बहुत आसानी से न्यूट्रलाइज कर लेता है। आगे का वायदा देखिए, जैसे आपने देखा होगा कि सर्बानंद सोनोवाल, उनके नेतृत्व में चुनाव में जीत हासिल हुई, उसके बाद उनको हटा दिया गया, कोई नाराज़गी नहीं। और पिछले 5 सालों में भी आपने कभी नहीं सुना होगा कि सर्बानंद सोनोवाल का एक ग्रुप है, हेमंत विश्व शर्मा का दूसरा ग्रुप है, दोनों में तनातनी चल रही है, कुछ नहीं। इसका क्रेडिट ज्यादा सर्बानंद सोनोवाल को जाना चाहिए वैसे, जितना दोनों का, जितनी शालीनता से उन्होंने ये सब कुछ बिल्कुल सौरभ। दिल्ली में भी जब वो रहते हैं तो कोई इंटरेक्ट करके कोई बात प्लांट कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, जैसे हर स्टेट में होता है। यूपी के नेताओं से अगर आप मिलें, या उत्तराखंड के नेताओं से मिलें, या गुजरात के नेता से भी मिलें, तो अब दबी जुबान में कुछ कुछ बोलना शुरू करेगा लोग, ये ठीक नहीं हो रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश के नेताओं से मिलें, बिहार के नेताओं से मिलें, वो अपने सरकार के खिलाफ भी वो बोलते हैं कि हाँ ये चीज़ गड़बड़ हो रहा है, ये ठीक होना चाहिए। इस रूप में है कि अपनी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है उसको आप दिखाते हो। सर्बानंद सोनोवाल ने ये कभी किया ही नहीं। और हेमंत विश्व शर्मा दूसरी तरफ सिंगल हैंडेडली इस पूरे इलेक्शन को। लेकिन बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि भारतीय असम में अगर कुछ गड़बड़ होगी, मतलब अगर बीजेपी के लिए कुछ गड़बड़ होती है तो उसकी जिम्मेदार उसका अपना ओवर कॉन्फिडेंस होगा। बहुत ज़्यादा कंसर्न सौरभ अगर पूछें कि असम के इलेक्शन को लेके कंसर्न क्या है बीजेपी का और आरएसएस का, तो वो कंसर्न यही है कि कहीं हम अति आत्मविश्वास के शिकार ना हो जाएं। और यही बात बार बार उनके कार्यकर्ताओं को याद दिलाई जा रही है कि इलेक्शन जीत ही रहे हैं, जीत ही जाएंगे। ये सोच के अगर आप घर में बैठ गए, अपने वोटर को घर से खींच के बूथ तक लेकर नहीं आए, जो कि बीजेपी की असली ताकत होती है, तो फिर वो नुकसान हो जाएगा। तो पार्टी के सभी नेता जो कि चुनाव के प्रोसेस में लगे हुए हैं, उनसे अगर आप बात कीजिए तो सिर्फ यही कह रहे हैं कि मोमेंटम एकदम बरकरार रखना है, मेहनत करने का मोमेंटम एकदम बरकरार रखना है, वोटिंग तक बरकरार रखना है, फिर से एक बार जीतना है। अन्यथा बाकी किसी इश्यूज़ को लेके कोई समस्या हो कि वो चीज़ें हैं, वो नहीं है। अपर असम में जो कांग्रेस ने गठबंधन जो किया ना, वो अखिल गोगोई वगैरह जो साथ आ गए, वो थोड़ा पार्टी उसके बाद ज़रूर वहाँ पे भी सतर्क है कि ऐसा ना हो कि उससे हमें नुकसान हो जाए। लेकिन ओवरऑल असम को लेकर बहुत निश्चिंता है और हेमंत विश्व शर्मा को एक तरह से फ्री हैंड दिया गया है सौरभ जी। तो ये आपको उम्मीद करते हैं कि हमारे इस बातचीत से बंगाल और असम का चुनाव समझने में मदद मिली होगी। बाकी ऐसी बातचीत आगे भी लगातार होती रहेगी और अभी तो बंगाल के चुनाव में तो खास तौर पर अभी तो उसने जोर पकड़ा है। देखिए आगे आगे होता है क्या। देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका। आप देख रहे थे भारत की खबर, आज इतना ही।